गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम इसका उद्योग भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। उद्योग भाग 1 पढ़ा था, उसमें हम उद्योगों के बारे में पढ़ चुके थे और उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ चुके थे। उद्योगों के वर्गीकरण में हमने बच्चों कच्चे माल से संबंधित उद्योग आधारित पढ़े थे और साथ ही साथ दूसरा जो था आकार के आधार पर। जो हमारा तीसरा वर्गीकरण था स्वामित्व के आधार पर, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम एक बार और फिर से देखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण हो गया। कच्चे माल के आधार पर हमने कर लिया, ठीक है, और आकार के आधार पर कर लिया। और तीसरा होता है स्वामित्व के आधार पर, जो हम कब करेंगे। स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। तीसरा हम करने जा रहे हैं स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण हमारा जो टॉपिक है हम डालेंगे स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, ठीक है, निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व, राज्य स्वामित्व और सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। इसकी जगह लिख लो संयुक्त, लिख लो संयुक्त और सरकारी क्षेत्र, संयुक्त व सरकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है, में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो स्वामित्व के आधार पर हम जो वर्गीकरण करते हैं वो करेंगे हम निजी क्षेत्र में, राज्य में, सार्वजनिक क्षेत्र में और संयुक्त और सरकारी क्षेत्र में। तो 4 भागों में विभाजित हो गया। ये कितने भागों में विभाजित हो गया? 4 भागों में। जैसे निजी हो गया, निजी क्षेत्र हो गया, राज्य स्वामित्व हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, संयुक्त और सरकारी क्षेत्र हो गया। तो इसे हम 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन, हम पहले इसको लेके निजी क्षेत्र को, निजी क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व जो निजी क्षेत्रों के ऊपर क्या होता है? स्वामित्व और संचालन, एक व्यक्ति एक व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है, या
व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है, ठीक है। या तो जो निजी क्षेत्र होता है उसमें एक व्यक्ति के द्वारा या फिर व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, निजी क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व है, दूसरा जो है सार्वजनिक क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व है, उद्योगों का जो स्वामित्व होता है, स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो सार्वजनिक जो निजी क्षेत्र है उसमें तो व्यक्तियों के द्वारा होता है, लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसमें उद्योगों का संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी एंड इंडिया लिमिटेड, ये किसमें आती है, सार्वजनिक क्षेत्र में आती है। हम इसमें अगला देखेंगे संयुक्त क्षेत्र में। अब जो देखेंगे स्वामित्व के आधार पर, उसमें हम जो तीसरा है वो देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के आधार पर। संयुक्त क्षेत्र के जो संयुक्त क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व, जो स्वामित्व होता है और संचालन और स्वामित्व में संचालन राज्यों और व्यक्तियों जो राज्यों में है वो और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है, अथवा समूह के द्वारा होता है, व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। जिसका स्वामित्व संचालन है वो राज्यों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा तथा व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। किसमें, संयुक्त क्षेत्र में। जो मिला जुला क्षेत्र होता है उसके अंदर होता है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का एक उदाहरण है। जो मारुति उद्योग है वो संयुक्त क्षेत्र का क्या है बच्चों, एक उदाहरण है। जो मारुति क्षेत्र उसमें राज्यों का भी स्वामित्व है, व्यक्ति का भी और व्यक्तियों के समूह का भी स्वामित्व है। अब अगला आता है सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व तथा संचालन, स्वामित्व तथा संचालन क्या होता है, कच्चे माल के उत्पादकों, कच्चे माल के उत्पादकों, ठीक है, जो कच्चे माल का उत्पादन करते हैं
या पूर्तिकारों तथा कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है, अथवा दोनों द्वारा होता है, दोनों के द्वारा ही होता है। आनंद मिल यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम है। जो आनंद मिल है वो और जो सुधा डेयरी है वो क्या कहलाते हैं? सरकारी उपक्रम कहलाते हैं। सरकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। इन दोनों को लिया गया है। समझ में आया? तो हमने 3 आधारों पर देख लिया कि किस प्रकार से वर्गीकरण हुआ है। अब इसमें आगे हम देखेंगे, ये तीनों पढ़ लिया आपने। उद्योगों को अव्यवस्थित को प्रभावित करने वाले कारण, उद्योगों को कौन करते हैं कारण प्रभावित, उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। करने वाले कारण, देखो बच्चों, इसमें वे कारक जो उद्योगों की क्या होती है? अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। वो है कच्चे माल की उपलब्धता, मतलब कच्चा माल पूर्ण होना चाहिए। कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चा माल अच्छे से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा है भूमि होनी चाहिए। जल होना चाहिए। श्रम भी आवश्यक है इसमें, ठीक है, श्रम भी होना चाहिए। शक्ति भी होती है। पूंजी, ये सब चीजें मिलती है तभी जाकर के क्या होता है? उद्योगों की स्थिति प्रभावित होती है। शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। देखो बच्चों, इसमें बताया है कि जो वे कारक है जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं कि उद्योग कितने बड़े या किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। उद्योग की एक तो कच्चे माल की उपलब्धता, यानी कच्चा माल पर्याप्त होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। भूमि होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। जल, पानी की भी आवश्यकता होती है। श्रम की भी आवश्यकता होती है। शक्ति की भी आवश्यकता होती है। पूंजी की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, यानी लाने ले जाने के लिए भी परिवहन की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ बाजार की भी, क्योंकि बाजार के अंदर ही आकर के जो तैयार माल होता है वो आपका बिकता है। तो इस तरह से इन सब चीज, ये सब कारक होते हैं, तब जाकर के उद्योगों की स्थिति क्या होती है? प्रभावित होती है। इसमें हम आगे देखेंगे, उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं
जहां जहां क्या हो, जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध हो, जहां इनमें से कुछ या सभी कारक उपलब्ध हो। मतलब ये जब जो चीजें सब उपलब्ध हो जाती है वहीं पे क्या हो जाता है, उद्योग भी स्थापित हो जाते हैं, उद्योग के स्थान वहीं पर केंद्रित हो जाते हैं। ठीक है, उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर, कभी कभी सरकार कम दाम पर बिजली, कम दाम पर क्या देती है, विद्युत उपलब्धता विद्युत उपलब्धता देती है और कम परिवहन लागत, परिवहन में लागत कम परिवहन लागत लगती है, यानी परिवहन में लागत कम लगाना, और अन्य अवसंरचना जैसे अन्य अवसंरचना जैसे कि क्या हो गया आपके, जैसे पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण में प्राय नगरों और शहरों का विकास में वृद्धि होती है। तो जो औद्योगिक है वो कहाँ पर होते हैं, नगरों और शहरों में ज्यादा वृद्धि होती है। तो ये सब चीजें जब इनको मिल जाती है तो क्या हो जाती है कि उद्योगों की स्थिति प्रभावित होती है। समझ में आया? तो वहीं पर स्थापित होते हैं उद्योग, जहाँ वहीं पे केंद्र बनाते हैं जहाँ पर ये सब चीजें उपलब्ध होती है। सरकार उनको क्या करती है, विद्युत भी उपलब्ध कराती है कम दामों पर, और कम दामों पर ही उनको परिवहन भी प्राप्त होता है। वहां पर क्या हो जाते हैं कि वहां पर केंद्र बन जाते हैं किसके, उद्योगों के। अब हम आगे पढ़ेंगे औद्योगिक तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक तंत्र। हाँ देखो बच्चों, औद्योगिक तंत्र में निवेश, औद्योगिक तंत्र में निवेश करना होता है। क्या करना होता है, निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है, निर्गत शामिल है। ठीक है, तो औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल होते हैं। तीनों चीजें शामिल होती है। निवेश हो गया, कितनी पूंजी लगाई, क्या प्रक्रम यानी कि क्या उद्योग खोला, और निर्गत यानी कि कितना निर्यात हुआ, इसके ये सब चीजें शामिल होती है। और निवेश में भी कच्चा माल, निवेश में क्या क्या होता है देखो, निवेश में जो निवेश करते हैं, निवेश में कच्चा माल होता है, और क्या होता है, श्रम और भूमि की लागत, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, ये सब निवेश में होता है। जल की उपलब्धता,
ठीक है। जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और परिवहन होती है, विद्युत होता है और अन्य असंरचना शामिल है। अन्य अवसंरचना शामिल है। ये सब चीजें किसमें होती है? निवेश में होती है। निवेश में ये सब चीजें चाहिए होती है, तभी उद्योग आगे बढ़ते हैं। प्रक्रम में कई तरह की क्रियाकलाप शामिल है। अब जो प्रक्रम आएगा उसमें देखेंगे। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है। ठीक है। प्रक्रम में कई प्रकार के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को जैसे कि मशीनों के द्वारा जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित, कच्चा माल है उसको माल में परिवर्तित करते हैं। यानी कि जो कच्चा माल है उससे माल को क्या किया जाता है? तैयार कर दिया जाता है, परिष्कृत माल बन जाता है, उसमें परिवर्तित करते हैं। किसके द्वारा? प्रक्रम के माध्यम से। और प्रक्रम में बेटा क्या आता है? जो मशीनें आती है जिसके द्वारा कच्चे माल से तैयार जो माल बन करके तैयार होता है। ठीक है। करते निर्गत अंतिम उत्पादन है। निर्गत यानी कि निर्यात करना। निर्गत अंतिम उत्पादन है। जो निर्गत होता है वो इसका अंतिम उत्पादन होता है। बाद में यही होता है, निवेश हो गया, प्रक्रम हो गया और अब क्या आ गया? निर्गत आ गया। ठीक है। निर्गत अंतिम उत्पादन, इससे अर्जित आय है। इससे अर्जित आय, हम इससे क्या प्राप्त करते हैं? आय प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब माल तैयार हो जाता है उसको बेचा जाता है बाजार में, तो उससे हमें क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है। तो इससे अर्जित आय प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? निर्गत से प्राप्त होती है। ठीक है। तो इसमें जैसे सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन, लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रम में उद्देश्य की ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल है। और कभी जिसे आप पहनते हैं वो क्या होता है? उत्पादन होता है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं सूती कपड़े का, तो सूती कपड़े के लिए कपास की आवश्यकता होती है। वो तो क्या हो गया? कच्चा माल हो गया। कपास क्या हो गई? कच्चा माल। फिर उसमें मानव श्रम लगा। कहाँ पर बनाया गया? कारखाने में बनाया गया। परिवहन की भी आवश्यकता हुई। ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हो गई? निवेश हो गई। उसके बाद में जब प्रक्रम चला, इसकी ओटाई हुई, रंगाई हुई, बुटाई हुई, ये सब होकर के क्या हो गई? कमीज तैयार हो गई। कमीज का क्या कर दिया गया? निर्गत कर दिया गया, मतलब निर्यात, उसको बेच दिया गया और उसको लोगों ने पहना। तो इस तरह से क्या किया जाता है? औद्योगिक क्रांति में तीन चीजें आवश्यक होती है, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। इन तीनों चीजों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? औद्योगिक तंत्र को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा औद्योगिक तंत्र। अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं। तो इस तरह से उद्योग आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक प्रदेश। ठीक है। औद्योगिक प्रदेश में देखेंगे औद्योगिक प्रदेश का विकास कब होता है? औद्योगिक प्रदेश का विकास कब होता है?
जब औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के नजदीक होते हैं, मतलब पास पास होते हैं, नजदीक होते हैं, ठीक है, निकट स्थित होते हैं या नजदीक होते हैं, निकटता होती है, तो इसमें एक दूसरे के निकट होते हैं, नजदीक की जगह निकट होते हैं, निकट होते हैं, एक दूसरे के निकट होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। आपस में क्या करते हैं? बांटते हैं। जो निकटता के लाभ होते हैं उनको आपस में बांट देते हैं। और विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं देखते हैं हम। प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पूर्वोत्तर अमेरिका है, ठीक है, वहां पर औद्योगिक प्रदेश है ये पूर्वोत्तर अमेरिका। पश्चिम और मध्य यूरोप, पश्चिम व मध्य यूरोप है आपके, पश्चिम में मध्य यूरोप है। पूर्वी यूरोप है, पूर्वी एशिया है, पूर्वी यूरोप तथा एशिया, पूर्वी एशिया है, ठीक है। ये सब क्या है? औद्योगिक प्रदेश में आते हैं। अमेरिका आ गया, यूरोप आ गया, पूर्वी यूरोप आ गया और पूर्वी एशिया आ गया, ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों जैसे कि समुद्री पट्टनों के समीप विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। कोयला क्षेत्रों के निकट होते हैं, वहां पर भी क्या है? औद्योगिक प्रदेश है। अब हम भारत की बात करें, ये तो हमने विश्व की बात कर ली। अब हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत में भी अनेक औद्योगिक प्रदेश जैसे मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, बड़ोदरा, ठीक है, ये सब क्या है? औद्योगिक प्रदेश है। मुंबई हो गया आपके, पुणे हो गया, बड़ोदरा हो गया और साथ ही साथ में छोटा नागपुर है, विशाखापट्टनम है, गुंटूर है, गुड़गांव है, दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम है, तिरुवनंतपुरम है, ये सब क्या है? भारत के औद्योगिक प्रदेश है जहाँ पर की उद्योगों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर निवेश भी है पूरा, ठीक है, और साथ ही साथ निर्यात भी अच्छा होता है और निर्यात भी होता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है? ये क्या कहलाते हैं? आपके औद्योगिक प्रदेश कहलाते हैं। ये विश्व के हैं और भारत के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन से प्रदेश औद्योगिक प्रदेशों में आते हैं। अब हम इसमें आगे देखेंगे प्रमुख उद्योगों का वितरण कि किस प्रकार से उद्योगों का वितरण किया गया है। प्रमुख उद्योगों का वितरण, प्रमुख उद्योगों का वितरण, जो प्रमुख उद्योग है उनके बारे में बताया गया, उनका वितरण किया गया। विश्व के प्रमुख उद्योग, विश्व के प्रमुख उद्योग
लो है इस्पात, लो है इस्पात उद्योग है, ठीक है। लो इस्पात उद्योग है, सूती उद्योग है, सूती उद्योग, लो इस्पात उद्योग आ गया आपके, सूती उद्योग आ गया आपके। और इसके आगे हम देखेंगे सूचना और प्रौद्योगिक उद्योग, सूचना व प्रौद्योगिक उद्योग, सूचना व प्रौद्योगिक उद्योग के बारे में बता दिया। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग तथा सूती वस्त्र उद्योग दोनों काफी पुराने उद्योग हैं, दोनों काफी पुराने उद्योग है। मतलब दोनों क्या है, काफी पुराने उद्योगों में इनकी गिनती होती है, लोहा इस्पात उद्योग की और सूती वस्त्र उद्योग की, ठीक है। और जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी एक नया उभरता उद्योग है, एक नया उभरता उद्योग है। इसको नया उभरता उद्योग की संज्ञा दी गई है, नया उभरता उद्योग है। इसमें देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग व्यवस्थित है, जैसे कि जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान आदि, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, लोहे संबंधित उद्योग है, कहाँ पर है, चीन में है आपके, जापान में है आपके, और जर्मनी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में और रूस में। वस्त्र उद्योग भारत में, हांगकांग में, दक्षिणी कोरिया में, जापान में और ताइवान में। जो वस्त्र उद्योग है कहाँ पर है आपके, भारत में आ गया, हांगकांग में आ गया, जापान में आ गया, ताइवान में आ गया। यहाँ पर क्या है, वस्त्र उद्योग है। और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के कुछ केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया और सिलिकॉन वैली में भारत के बेंगलुरु प्रदेश में भी है, ठीक है। कैलिफोर्निया में, सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग स्थापित किए गए। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रमुख उद्योगों का विवरण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हमने देखा। अब बच्चों मैं आपको इसमें एक चीज बता दूं कि जो उद्योगों को व्यवस्थित संबंधित कार्य है उसका हम चित्र के माध्यम से भी आपको समझाने जा रहे हैं कि किस तरह से हम उस जो हमने पढ़ा था अभी कि हम उद्योगों को किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, किस प्रकार से उद्योगों को एक स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो हमें क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहला है हमारा ये है उद्योग, ठीक है। इसको व्यवस्थित करने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है कच्चा माल, ठीक है। सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता हो गई, कच्चे माल की आवश्यकता हो गई। उसके बाद में विद्युत, ठीक है, विद्युत हो गया आपका। उसके बाद में आपका हो गया भूमि हो गया, परिवहन हो गया, ठीक है। और परिवहन के बाद में संचार हो गया, ठीक है। किसी भी उद्योग को अवस्थित संबंधित कारक ठीक है। और विद्युत हो गया, भूमि हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गई, बाजार हो गया,
और जन। जब ये सब चीजें पर्याप्त होगी, सब कारक हमारे पास होंगे, तभी जाकर के क्या होगा, उद्योग लगेगा, तभी जाकर के क्या होगा, उद्योग लगेगा। तो ये सब चीजें एक उद्योग को स्थित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने आज भाग 2 में पढ़ा कि किस प्रकार से एक तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को देखा, फिर हमने औद्योगिक तंत्र देखा, फिर हमने औद्योगिक तंत्र के प्रदेश देखे और औद्योगिक तंत्र का विकास किस तरह से हो सकता है वो देखा, और उद्योगों को स्थित करने के लिए किन कारकों की आवश्यकता होती है उसके बारे में हमने आज पढ़ा। अब हम इसके अगले भाग में उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि लौह इस्पात उद्योग आएगा आपके, और अन्य और उद्योग आएंगे, जैसे लौह इस्पात उद्योग आएगा। फिर इसके बारे में बताएंगे कि इसकी कहाँ पर किस प्रकार से होता है, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने भाग 2 में पढ़ा। इन दोनों वीडियो को आपको देखना है, उद्योग के बारे में भाग 1 और भाग 2 पढ़ना है, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में भाग 3 और भाग 4 भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।